और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात कर लेते हैं जनजातीय विकास की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में विकास योजनाएं दी जिससे इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को बहुत लाभ होगा। तो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आता है मुद्दा जनजातियों के सशक्तिकरण का, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नुपुर तिवारी, स्पेशल डायरेक्टर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथ ही प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक ऑर्गेनाइजर के। दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर नुपुर, एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रखी, वो ये कि हमारे लिए आदिवासी समुदाय मात्र एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा भी है। और उसके बाद हमने तमाम योजनाएं तो देखी हैं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस इंस्टीट्यूट में रहते हुए बहुत करीब से इनके विकास को इतने सालों में देखती आई हैं, ऐसा क्या बदला है पिछले 10 सालों में जो आज़ादी के 7 दशक में भी नहीं हो सका, और कैसे ये संभव हुआ, कैसे इन लोगों की जिंदगी में ये बदलाव एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करते भी नजर आ रहे हैं? मैं इस आपके इतने बड़े प्रश्न का सिर्फ एक संक्षेप में शुरुआत ये करूंगी कि सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ है कि ये सारे प्रोग्राम जो हैं इनकी ऑब्जेक्टिव है रीचिंग टू द लास्ट माइल। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो आखिरी इंसान खड़ा है उस तक ये सारी योजना पहुंच जाए। ये सिर्फ योजना ही बनाई ही नहीं गई है, उन तक पहुंचाने की भी पूरी जो एक मार्ग है उसकी प्लानिंग पूरी बना करके दी गई है। जैसे पीएम जनमन की आप अभी बात जो कर रही थी, ये प्रधानमंत्री जनमन की जो बात है पीवीटीजीज कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये इनकी 75 कम्युनिटीज हैं पूरे भारत में, 18 स्टेट्स में है। ये सबसे ज़्यादा ही लुप्त होती एक आप उसे आदिवासी की संख्या से कह सकते हैं, और ये कम्युनिटी है। इनके लिए 22,000 करोड़ पहली बार इतना बड़ा एक आंकड़ा दिया गया है। और ये सिर्फ आंकड़ा ही नहीं है बल्कि ये कन्वर्जेंस मोड में काम करेगा। इसका मतलब है कि 9 मंत्रालय को इसमें जोड़ा गया है और 11 इनिशिएटिव ली गई है। और ये देखा गया है कि सबसे रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरिया में जो प्रोविजंस हैं और पब्लिक डिलीवरी की एंड सर्विसेज की, वो सैचुरेटेड मोड में यहाँ तक पहुँचे। जैसे कि ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे सेफ हाउसिंग जो है, सभी के पास एक पक्का मकान होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, शुद्ध पानी पीने को मिले, और इनकी जो है सैनिटेशन भी पूरी इन्हें ध्यान दिया जाए। एजुकेशन की बात करें तो ये प्रोविजन एक इसमें इंटरवेंशन ये भी है कि सभी को एक जो है अच्छा एजुकेशन मिले, और ये देखा जाए कि ड्रॉप आउट रेट ना आगे हो और इनरोलमेंट रेट भी उतना ही ज्यादा हो। यानी डॉक्टर नुपुर तिवारी, अगर संक्षेप में बात करें तो ये जो बुनियादी सुविधाओं की हम बात करते हैं वो सुविधाएं भी इन तक नहीं पहुंच पाई हैं। आप पीवीटीजीज यानी अति पिछड़े जनजातीय समूहों की बात कर रही हैं, तो ये बुनियादी सुविधाएं, पीने का पानी, घर, स्वास्थ्य इत्यादि, शिक्षा, ये उन तक पहुंचनी चाहिए आजीविका के अवसरों के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं प्रफुल्ल जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, हमने हर बार देखा कि कैसे जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्य के हो चाहे केंद्र के लोकसभा चुनाव हो, लेकिन जब भी कहीं भी चुनाव होते हैं जहां आदिवासी समुदाय महत्वपूर्ण तादाद में होते हैं, वहां हर बार जब एनालिसिस होते हैं तो एक सवाल रहता है कि जनजातीय समुदाय किस तरफ जाएगा, क्या उनका रुझान होगा इत्यादि। यानी अभी तक जनजातीय समुदाय को मात्र एक वोट बैंक के तौर पर तो देखा जाता रहा। अब आपको क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए जनजातीय विकास, जनजातीय समुदाय का विकास जरूरी है, तो क्या इसे राजनीतिक चश्मे से देखना जरूरी है? क्योंकि एक वर्ग है जो इसे राजनीति के चश्मे से ही देखता है। आपका म्यूट है प्रफुल्ल जी। नहीं, मेरा चल रहा है। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, हुआ क्या है कि स्वाधीनता के बाद भी हमने जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी, चाहे फॉरेस्ट लॉज हो या उनकी नीतियां हो, उन्हीं चश्मे से हमने सारे जनजाति क्षेत्र को देखा। वास्तविकता यह है कि चाहे टंट्या भील हो या बिरसा मुंडा हो, उनके नामों का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए तो प्रयोग हुआ, वोट बैंक की राजनीति के लिए तो प्रयोग हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से
उसके उनके सपनों के आधार पर उन जनजातियों को अपने विकास की प्रक्रिया में जोड़ना, और ये करते हुए उनके जो संस्कृति है और उनके मूल संसाधन है, उनकी मालकियत, उनका जो उसका एक अलगपन है, उसको भी बनाए रखना। एक अलग अप्रोच जो दिखता है। पहली बात तो 4 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ का ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का एलोकेशन होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे जो लगती है वो अप्रोच की लगती है। इसमें केवल जनजातियों को सरकार पर निर्भर बनाने का नहीं है, तो उनको सही में चाहे स्वयं रोजगार के हो, चाहे वो विकास के प्रक्रिया में वहां के संसाधनों के आधार पर उद्यमिता के अवसर हो। जैसे अभी 7,500 करोड़ की योजनाओं का आज प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो महिलाओं को जिस तरीके से उनके आहार अनुदान की मासिक किस्त मिल रही है। अब जनजाति क्षेत्र में देखिए क्या होता था इसके कारण, तो देश विरोधी माओवादी तत्व हो या उनके संस्कृति से जड़ों से काटने वाले मतांतरण के तत्व हो, ये इनकी इस स्थिति का फायदा अभी तक उठाते थे और उसी के इर्द गिर्द सारा जनजाति का विमर्श घूमते रहता था। बिल्कुल। लेकिन आज जो बदलाव है, जब वहां तक रेल पहुंचती है, जब वहां तक मोबाइल का नेटवर्क पहुंचता है और उसके साथ साथ शिक्षा और आहार से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं पहुंचती है, तो एक आत्मविश्वास भी जगता है और उस आत्मविश्वास के आधार पर विकास की प्रक्रिया में अपने तरीके से अपना रास्ता खोजने की मानसिकता भी उन समुदायों में बढ़ती है। यानी उनका सशक्तिकरण हो पाता है। अप्रोच में बड़ा अंतर है। जी, अप्रोच में अंतर, और ये अंतर एक बदलाव की बड़ी परिभाषा तैयार करता नजर आता है। लेकिन डॉक्टर नुपुर तिवारी, जब हम बात करते हैं इस समाज की, तो अभी शिक्षा की बात हो रही थी, 9 सालों में 3 करोड़ से अधिक ट्राइबल स्टूडेंट्स ने छात्रवृत्ति ली है और 6,000 छात्र आदिवासी क्षेत्रों के ऐसे हैं जो एम्स, IIMs, IITs तक पहुंच पाए हैं। जमीन में ये जो बदलाव की बयार है, ये किस तरह से जनता की आकांक्षाओं को बढ़ाती भी नजर आ रही है। अब वो भी क्या ये समझने लगे हैं कि हमें भी आगे बढ़कर मांगना होगा, अपने अधिकारों को लेना होगा। जन जंगल जमीन का नारा हम सुनते आए हैं, लेकिन जमीन पे किस तरह का परिवर्तन देखती आई हैं आप? जी जरूर, जैसे आपने फेलोशिप की बात करी, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है, जो PhD करने के लिए इन्हें फेलोशिप दी जाती है। और ये बहुत ही बड़ा एक मूल, आप उसे कहते हैं कि मॉनेटरी सपोर्ट भी है। इसके साथ मंत्रालय इसका भी ध्यान देता है कि इनकी बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग है, और इन्हें इसके अलावा भी जो एक मेंटरशिप दी जाए उसको भी देने की कोशिश की जाती है वेरियस वर्कशॉप सेमिनार्स के थ्रू। इसके अलावा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज अब्रॉड, काफ़ी मात्रा में ये जो छात्रवृत्ति और जो फेलोशिप है इसको इन लोगों ने अवेल किया है। और IITs और विदेश में भी आप देखिए कि काफी ही चुनिंदा और अच्छे यूनिवर्सिटीज में बदलाव आप इससे समाज में, इन अनुसूचित जनजाति के लोगों के समाज में आप देखती हैं। जब आप अध्ययन करते होंगे तो ये तमाम आंकड़े आपके सामने आते होंगे, लेकिन किस तरह का बदलाव की तस्वीर, भूमि पृष्ठभूमि तैयार करते दिखते हैं ये आंकड़े? आप पहले देखिए कि अगर कुछ इनके पास फेलोशिप नहीं रहती थी, किसी ने किसी तरह से अगर PhD में कर भी लिया एनरोलमेंट, लेकिन फेलोशिप नहीं है तो उसको कंटिन्यू नहीं करते थे, बीच में छोड़ देते थे। ड्रॉप आउट रेट बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अभी जो एक बहुत अच्छी फेलोशिप इन्हें मिल रही है, जिसके कारण ये अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर ले रहे हैं। कंटिन्यूएशन के बाद भी आप देखिएगा कि जो लोग विदेश चले गए हैं, क्योंकि कितनी सारी वर्कशॉप मैंने भी कराई है, वो विदेश से भी इनके मेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं एक कम्युनिटी के लिए, या जो बच्चे जिन्होंने नया एनरोलमेंट किया है वो अपनी छात्रवृत्ति पूरी कंटिन्यू करते रहें, और ये PhD हुआ या फिर जिस तरह की भी इन्हें फेलोशिप मिल रही है उसको कंटिन्यू करते रहें। तो एक कम्युनिटी के अंदर ये जो पहले के बच्चे हैं वो मेंटरशिप भी प्रदान कर रहे हैं। यानी ये बात स्पष्ट है कि ये जो युवा हैं आज के, ये अमृतकाल में अपना देश निर्माण में योगदान देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, संक्षेप में एक बात और, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा, लेकिन क्या ये इस बात का भी संकेत है कि अब आज की जब
हमारी जनता जागरूक हो रही है, तो पहले की सरकारों ने क्या नहीं किया, अब उसको आंकने की ताकत भी वे रखते हैं। बिल्कुल ममता जी, देखिए ऐसा है कि चाहे खाम का नारा हो, चाहे इन जनजातियों के, ऐसा नहीं है कि पहले ये घोषणाएं नहीं हुई थी या उसकी योजनाएं नहीं बनी थी। उनको पहुंचाने का जरिया जो डिलीवरी है ग्राउंड पर और उसके प्रति अप्रोच, मैंने जैसे कहा कि इनका पिछड़ापन ही उनको वोट बैंक बनाए रखने की सबसे अच्छी ताकत मानी जाती थी। लेकिन आज जब वन संपदा के कानून में बदलाव हुए हैं, वन भूमि के संबंधित अधिकार उनको लौटाए गए हैं, या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक अभियान छेड़ा गया है, या वहां तक रेल पहुंची है, या स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग अवसर उनको प्रदान किए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी इस विकास प्रक्रिया में एक भागीदारी, और वो भी उनकी संस्कृति को, उनकी पहचान को बनाए रखते हुए, मुझे लगता है इन दोनों का मेल जिस तरीके से ग्राउंड पर डिलीवरी के रूप में दिख रहा है, वो एक बड़ा अंतर आया है। और उसके कारण ये आंकड़े केवल सरकारी आंकड़े नहीं है, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं ग्राउंड पर हमको निश्चित रूप से दिख रहा है। इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि खरगोन में मामा टंट्या भील, इनके नाम से विश्वविद्यालय बनना, जिनको ब्रिटिशों ने एक तरीके से आतंकवादी कहा था, जिनको एक तरीके से ब्रिटिशों ने नकार दिया था, और हमने 75 वर्षों में कभी भी उनको एक स्वतंत्र सेनानी की तरह, जिन्होंने पूरे जनजाति क्षेत्र में एक तरीके से स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का एक आंदोलन छेड़ा, उस टंट्या भील के नाम से विश्वविद्यालय बनना, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा एक स्वाभिमान का और शिक्षा का, और दोनों के संदर्भ में उन जनजातियों का एक गौरव है। बिल्कुल, तो यानी अपनी पहचान बनाए रखते हुए, अपनी विरासत को सहेजते हुए विकास की दिशा, इसी मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे दोनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर है कि जनजातीय समाज विकास करेगा तो हमें विकसित भारत की संकल्पना को भी साकार करने में सहायता होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।